अगले कुछ महीने में बिहार विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव को लेकर बिहार में सियासी रंग जमने लगा है। सभी सियासी दल चुनावी दंगल में हाथ आजमाने के लिए तैयार हैं और तैयार हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चे के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी। वो एनडीए के साथ जुड़े और इस बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि फिर से एनडीए बिहार को चौंका देगा। चुनावी मुद्दों पर उपेंद्र कुशवाहा से बात की हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा ने। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो काफी चुनौतीपूर्ण है। चाहे मुद्दों की बात करें, समीकरणों की बात करें, और इसी को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से अब चुनावी अखाड़े में कूदने को तैयार हो चुके हैं। लिहाजा आज हमारे साथ बिहार के चर्चित चेहरे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद हैं। सर, इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सर। तो मैंने पहले ही इंट्रो में ही कहा कि अब तो सारे लोग चुनावी अखाड़े में कूदने के लिए तैयार हैं। आप कितने तैयार हैं सर? नहीं, बिल्कुल तैयारी है हर तरह से, क्योंकि चुनाव तो बिल्कुल ड्यू समय पर होना है। तो सब लोगों को मालूम था पहले से कि कब इलेक्शन होना है, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी पूरी है। हर जगह तैयारी है। अब सिर्फ इंतजार है इलेक्शन कमीशन कब डेट अनाउंस करता है, और हम लोग मैदान में एक तरह से डटे हुए हैं, तो पहले ही से तैयार हैं। एनडीए के आप सर मजबूत साझीदार रहे हैं। अक्सर ये होता है कि सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसता है, सीट शेयरिंग पर सारी चीज़ें जो है जाकर अटक जाती हैं। तो तैयारी आपकी, क्योंकि सभी लोगों से जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमारी पूरी जो 243 विधानसभा सीट्स हैं उस पर तैयारी है। आप पर्टिकुलरली कहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी? नहीं, देखिए, बिल्कुल ठीक जिन लोगों ने भी कहा, जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि 243 सीटों पर तैयारी है, 100% यही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को करना ही चाहिए। हमारी पार्टी भी यही कर रही है, क्योंकि ठीक है कि गठबंधन में जितनी सीटें तय होंगी उतनी सीटों पर हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी। तो ऐसा नहीं है ना कि जहां हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी हम सिर्फ वही तैयारी करें, वही मेहनत करें, सिर्फ अपने ही उम्मीदवार को जिताएं। ऐसा तो गठबंधन में होता नहीं, होना भी नहीं चाहिए। गठबंधन का मतलब है कि जहां हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी है वहां, और जहां हमारी पार्टी की ओर से नहीं है, एनडीए में किसी पार्टी का उम्मीदवार है, वहां भी उसी मजबूती के साथ हमारे लोग लगे। एनडीए के सभी लोग जीतेंगे, अधिकांश लोग जीतेंगे, तभी तो सरकार बनेगी। तो इसलिए तैयारी 243 सीट पर हमारी पार्टी की ओर से भी है और मजबूत तैयारी है। सर, मैंने सुना है कि 5 सितंबर को आप एक महारैली भी करने वाले हैं, थोड़ा वो भी बताएं सर। हाँ, 5 सितंबर को जो शहीद जगदेव बाबू की शहादत का दिन है और शिक्षक दिवस भी है। जगदेव बाबू की विचारधारा पर हमारी पार्टी चलती है और शिक्षा से भी हमारी पार्टी का विशेष लगाव रहा है हमेशा से। एजेंडा के रूप में हमने इस विषय को हमेशा लिया है, तो इसलिए एक अच्छा संयोग है। और उसी दिन 5 सितंबर को हम पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में एक बड़ी महारैली करेंगे। हमने पहले ही तय किया कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में हम परिसीमन को लेकर, जो डिलिमिटेशन का मामला है, इस विषय को लेकर जनता के बीच जाएं, लोगों को बताएं कि क्या है यह विषय, और इस मकसद से बिहार में अलग अलग हिस्सों में हम रैली करेंगे, यह तय हुआ। और उसके अकॉर्डिंग शाहबाद के इलाके में, मुजफ्फरपुर में, गया में हमने रैली की है। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो पूरे बिहार को मिलाकर के एक पटना की धरती पर रैली करने का फैसला है, और वही रैली जिसका नाम पहले की रैलियों में भी सब लोगों ने देखा है, सुना है, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली। यही कहकर रैली 5 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में हमारी पार्टी की ओर से होगी। सर, जितना मैं आपको जानता हूँ, बड़ी ही अलग तरह की आपने राजनीति की है। कभी मैंने जो जितना आपको जाना है, जितने भी आपको लोग जानते हैं, वो कहते कभी भी उपेंद्र कुशवाहा जो है सत्ता का लालच आपको नहीं रहा, और यही कारण रहा कि आप हमेशा आपने सत्ता में रहते हुए भी जो है सवाल उठाए, बेबाकी से सवाल उठाए। अमूमन ये देखने को मिलता नहीं है। 1980 से मेरे ख्याल से 80s के दौर से आप अभी तक राजनीति कर रहे हैं, प्रासंगिक बने हुए हैं। बिहार की राजनीति सर कितनी बदली हुई है? 2005 का चुनाव काफ़ी टर्निंग पॉइंट रहा। नीतीश कुमार आए बिहार की सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ। 10 का चुनाव, 15 का चुनाव, अब ये 2025।
कितना बदला हुआ देख रहे हैं, कितने मुद्दे बदल चुके हैं? देखिए, आप जब से चर्चा कर रहे हैं 1980 के बाद से लेकर अब तक, इतने दिनों में सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, पूरी दुनिया में जितना फास्टेस्ट बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है, उसके पहले के 50 वर्षों में कभी उतना नहीं हुआ था। परिवर्तन तो हमेशा होता रहा है, लेकिन इन 40 वर्षों में, 50 वर्षों में काफ़ी तेज़ गति से परिवर्तन हुआ है। आज कहाँ से चलकर उस वक्त कोई अगर यह कल्पना करता या कहता कि बिना तार का हम किसी से बात कर लेंगे, अमेरिका में कोई बैठा हुआ व्यक्ति है, तो उस वक्त के लिए लोग कहते कि क्या बोल रहा है। लेकिन अब तो हम दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हैं, सिर्फ बात शब्द से नहीं कर सकते हैं, सामने चेहरा देखकर बात कर सकते हैं। एआई का युग आ गया कि कहीं बैठा हुआ कोई व्यक्ति, रोबोटिक सर्जरी ह्यूमन बॉडी का अब हो रहा है, तो इतना चेंज हुआ है। तो इन चीज़ों का असर निश्चित रूप से पॉलिटिक्स में भी है, समाज में भी है, तो बदलाव हुआ ही है। एक मोटे तौर पे अगर हम कहें तो पहले, खास करके 2005 के पहले का समय और उसके बाद जब से एनडीए की सरकार बिहार में है तब से, उसके पहले बिहार की जो स्थिति थी उसमें लोग परेशान थे और लोगों के मन में यह भरोसा भी नहीं था। लोगों को लगता था कि शायद अब कुछ परिवर्तन नहीं होगा, विकास बिहार में नहीं होगा, निराश लोग होते थे। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं। अब कहीं कोई कमी है तो लोग चर्चा करते हैं, लेकिन उनके मन में भरोसा भी है कि नहीं, चलिए हमारे यहाँ सड़क नहीं बनी है तो अब बन जाएगी, हमारे यहाँ स्कूल नहीं बना है तो अब बन जाएगा। तो पहले 2005 के पहले और उसके बाद में इतना फ़र्क ज़रूर है कि अब लोगों को भरोसा है, उसके पहले लोग निराश थे। तो यह परिवर्तन हम देख रहे हैं। 2005 की चर्चा हो गई सर, करना था बिल्कुल। अब सर अभी की राजनीति की बात कर लें तो अभी की राजनीति में आप देखिए कि एसआईआर का मुद्दा लगातार एकदम हॉट टॉपिक बना हुआ है। चाहे आप बिहार विधानसभा देख लीजिए, आप देख लीजिए दिल्ली सदन में आप भी वहाँ पर हैं, वहाँ भी लगातार इसको लेकर हंगामा बरपा हुआ है। तेजस्वी यादव लगातार इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस वक्त लोग इस तरह से शोर कर रहे थे उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन का ड्राफ्ट भी पब्लिश नहीं हुआ था वोटर लिस्ट का। 1 तारीख को ड्राफ्ट का पब्लिकेशन हो गया है। अब लोग जाकर उसमें देखें, इलेक्शन कमीशन ने मौका दिया है, 1 महीना का समय है, 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक। इस 1 महीना में ड्राफ्ट जो भी पब्लिश हुआ है बीएलओ के पास अवेलेबल है, ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर लोग सर्च कर सकते हैं। जिनका नाम उसमें नहीं जुड़ा और जेन्युइन वोटर हैं, जुड़ना चाहिए लेकिन नहीं जुड़ा, तो ऐसे लोग ऑब्जेक्शन करें। ऑब्जेक्शन करने का उसमें प्रोविज़न है, समय है। और विपक्ष के लोग जिस रूप में कह रहे हैं, तो विपक्ष के लोग अब बताएं कि यह गांव है, इस गांव में 100 परिवार यह है जिसका नाम कट गया। अब इस रूप में बताएं ना। अब सीधे हवा में कि कट गया, कट गया, कट जाएगा, कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। कागज़ से लोग बात करें। और हम भी पहले भी हमने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जो ड्यूटी है कि जेन्युइन वोटर्स का नाम उसमें इंक्लूड करे, समय समय पर उसकी समीक्षा करे, यह उसका दायित्व है। इस दायित्व से उसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इलेक्शन कमीशन के ऊपर यह भी दायित्व है कि यह सुनिश्चित उनको करना चाहिए कि फर्जी मतदाताओं का नाम तो न रहे, बिल्कुल कट जाए, लेकिन एक भी जेन्युइन मतदाता का नाम न कटे, यह उनको सुनिश्चित करना चाहिए। तो मुझको लगता है कि अब उसके आधार पे अब पब्लिश हुआ है, तो जहाँ भी अगर वैसा लग रहा है तो लोग जाकर ऑब्जेक्शन करें। उसके बाद अगर फिर भी कोई ऑब्जेक्शन हो तो फिर बताएं लोग। तो एक तो यह, दूसरा कि मामला अब सिर्फ पॉलिटिकल सर्किल में नहीं है, मामला कोर्ट में भी है। कोर्ट भी चीज़ों को देख रहा है और कोर्ट ने समय समय पर जब जब हियरिंग का डेट हुआ है तो कहा है, इलेक्शन कमीशन से भी कहा है कि हम देखेंगे, अगर गड़बड़ी बड़े पैमाने पर दिखी तो हम रोक देंगे, इत्यादि इत्यादि। तो जब लोग गए हैं, विपक्ष के लोग भी उसमें गए हैं, इंटरव्यू उन्होंने लोगों ने किया है कोर्ट में, तो कोर्ट पर भी भरोसा करना चाहिए, उसका भी इंतजार करना चाहिए। खामखा सीधे ही उसको पॉलिटिकल इशू बनाने के बजाय, शोर शराबा करने के बजाय व्यवहारिक रूप से और जो उसके लिए प्रोविज़न है उस रूप में लोगों को बात करनी चाहिए। सर मैंने देखा है कि जब से एनडीए की सरकार केंद्र में आई है, 11 साल हो चुके हैं, लड़ाई एनडीए वर्सेस महागठबंधन हमेशा देखी गई है। लेकिन अब कभी टीम बी हो गए ओवैसी जी,
कभी आप देखिए इलेक्शन कमीशन जो है वो लगता है कि जैसे कोई राजनीतिक दल है और उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस परिपाटी को, क्योंकि आप काफ़ी पुराने पॉलिटिशियन हैं, आपको लोकसभा से लेकर राज्यसभा, विधानसभा सभी जगह का अनुभव है, इस तरह से अगर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो ये कितना गंभीर है? नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन पर अपनी राजनीति के लिए अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो 100% गलत है। हम आपकी बात से सहमत हैं कि अब कोई मुद्दा नहीं है पब्लिक से जुड़ा हुआ, जनता के बीच हम फेल होने वाले हैं पहले से पता है, तो चलो कोई विषय कहीं से मिल जाए। और इस दृष्टि से इलेक्शन कमीशन को लोग टारगेट में रखकर, बीच में रखकर अगर एजेंडा बनाते हैं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ भी लांछना लगाते हैं, कोई आरोप लगाते हैं, तो पूरे तौर पे गलत है। यह मानना चाहिए सब लोगों को कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। इलेक्शन कमीशन की जो ड्यूटी है वो ड्यूटी इलेक्शन कमीशन करेगा, करना भी चाहिए। तो इस तरह से लोगों को प्रतिक्रिया अगर लोग इस तरह से दे रहे हैं और सामान्य तौर पे अभी विपक्ष वही कर रहा है, तो यह तो गलत है। के बारे में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि आप कब क्या करेंगे ये किसी को कोई भरोसा नहीं होता है, कब क्या करेंगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और आपके बारे में मैंने एक चीज़ देखा है सर कि सत्ता को लेकर आप कभी भी उतने ये नहीं रहे कि मुझे सत्ता में कैसे भी बने रहना चाहिए। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि 2005 में प्रचंड बहुमत के साथ, और उसमें आपकी बड़ी भूमिका थी, विपक्ष के आप नेता थे, बड़ी भूमिका थी। लेकिन 2007 में आप नीतीश कुमार से अलग हो गए, फिर 9 में आए, फिर अलग हो गए, फिर 2014 में केंद्र में मंत्री बने और फिर आपने बिहार सरकार की ही शिक्षा नीति पर सवाल उठा दिया, फिर आप केंद्र की सरकार से आपने इस्तीफा दे दिया। तो सर ये बगावती राजनीति क्यों है? क्यों आप सत्ता में जाते ही उसके विरोध में आ जाते हैं? देखिए, हम हमेशा मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि आखिर राजनीति में जनता के लिए हम कुछ कर पाएं इस बात के लिए है ना। हम अपनी सुख सुविधा की चिंता करते हुए हमको कोई जगह मिल गई तो हम मान ले कि हो गया, तो हम कभी यह नहीं मानते हैं कि वहाँ पहुँच गए तो हो गया। वहाँ पहुँचना साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है ना। वहाँ पहुँचकर कर क्या रहे हैं, करने की क्या स्थिति है। तो उस रूप में अगर अपने को पाइए सत्ता में जाने के बाद कि हम जो कह कर आए हैं लोगों को, हम वह काम अगर कर पा रहे हैं तो उसी के लिए ठीक है, उसी के लिए आप आए हैं, कीजिए। अगर लगे कहीं कि नहीं इसमें कठिनाई हो रही है तो फिर वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। और यही सोचकर हमारे मन में यह बात हमेशा यही रही है, सत्ता को हमने कभी साध्य नहीं समझा। सत्ता साधन है, लोगों के हित की चिंता करने के लिए साधन है। साध्य तो लोगों का हित है जिसको करना है। तो सत्ता को क्योंकि हम साध्य नहीं समझते हैं, लक्ष्य नहीं समझते, इसलिए बार बार ऐसी स्थिति आई है। यह बात आप ठीक बोल रहे हैं कि कई बार वहाँ पहुँचकर भी, और कई बार ऐसी संभावना साफ साफ दिख भी रही थी कि हम रहें तो आराम से हम राजनीति अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन लोगों के लिए करने में कठिनाई समय समय पर जैसा कि हमने अनुभव किया, तो उसके आधार पर मुझको लगा कि रहना ठीक नहीं है, लोगों के बीच जाना चाहिए। तो इसलिए हमने कभी पद की चिंता नहीं की, चाहे राज्यसभा का मामला हो, मंत्रिपरिषद का मामला हो, या विधान परिषद, अभी भी हम थे विधान परिषद में मेंबर, तो हम छोड़कर वहाँ से चले आए। एक बात और बीच में आप उठा रहे हैं कि हम भारत सरकार में मंत्री थे तो बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को लेकर हमने सवाल उठाया। अब हम कितना सही थे या गलत थे अभी आप माप सकते हैं। जब हम 2018 में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभियान चला रहे थे, उस वक्त हमने एक पर्चा छपवाया था जिसमें 25 सूत्री डिमांड राज्य सरकार से हम कर रहे थे कि शिक्षा में यह परिवर्तन कीजिए तो बेहतर स्थिति शिक्षा की हो सकती है। उस पर्चा को उठाकर देखिए कि हूबहू जो हमने कहा राज्य की सरकार उसी को अभी लागू कर रही, हूबहू सारी चीज़ें। शुरुआत से देख लीजिए, टीचर के बारे में हमने कहा था कि जो टीचर बहाल हो गए हैं, पहले उनकी क्वालिटी को ठीक करना पड़ेगा, पहले उनको एसेस करना पड़ेगा कि कौन लोग हैं पात्र कौन नहीं है, इसके लिए एग्ज़ाम लेना चाहिए। हमने डिमांड किया था, राज्य की सरकार ने एग्ज़ाम लेने की व्यवस्था की। हमने कहा अब टीचर लोग जा रहे हैं तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रहा है, हमने उसी वक्त कहा था कि इस काम को कीजिए। तो कई चीज़ जो हमने लगातार उसमें, आप पर्चा को देखिएगा तो उसको सीधे राज्य की सरकार हूबहू लागू कर रही है। अभी एक एजेंडा हम लोग जब वाल्मीकि नगर में अभी शिविर कर रहे थे, अब से कुछ दिन पहले, उसमें हमने 14-15 सूत्री डिमांड एजेंडा के रूप में, पार्टी के एजेंडा के रूप में रखा था।
तो एक तो सबसे पहला था जातीय जनगणना वाला, भारत की सरकार ने मान ही लिया, पहले से भी बात चल रही थी। हमने उसमें एक नई बात कही थी कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनको जो 4 लाख रुपया कर्ज के रूप में, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रूप में सरकार देने का इंतजाम करती है, उसको बढ़ा करके 10 लाख करना चाहिए। उस वक्त कहीं चर्चा नहीं थी, लेकिन अभी राज्य की सरकार ने 2 दिन पहले फैसला कर लिया। तो शिक्षा के मामला में जो कुछ हम कह रहे थे राज्य की सरकार कर रही है, और कर रही है तो उसका लाभ भी अब धीरे धीरे मिल रहा है। उस वक्त और आज में शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। लेकिन फिर हम कहेंगे, जैसा कि हमने पहले कहा, कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसा विषय है जिसमें अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सर, यही जो बात आप सवाल उठाते हैं सत्ता में रहते हुए, ये एक मैं राजनीति में देख रहा हूं कि अगर आप सत्ता में हैं, किसी सरकार के हिस्सा हैं, और अगर आप कोई उसे आईना दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें गड़बड़ है, तो उस पर क्यों सवाल उठने लगता है। और ये अभी सेम ट्रेंड देखा गया है कि चिराग पासवान ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जब सवाल उठाया तो वो सवालों के घेरे में आ गए। तो ये जो परिपाटी है कि अगर हम अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ उसे आईना दिखा रहे हैं, कुछ उसकी कमी बता रहे हैं, तो सवाल उठने लगते हैं। नहीं, लेकिन एक बात है, देखिए, हम अगर गठबंधन में हैं तो गठबंधन की मर्यादा का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि विपक्ष की तरह जो मर्जी हो हम बोलें। हमने जब जब कुछ बात कही है, जैसे शिक्षा वाली बात ही करें या और बात, हमने जब जब कोई सवाल उठाया है तो सिर्फ समस्या की चर्चा नहीं की, हमने उसका सॉल्यूशन भी बताया है कि भाई यह गड़बड़ी है, लेकिन यह कीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। समस्या का समाधान, सॉल्यूशन, उसके साथ हम बोलते रहें। अब सीधे हम कहते रहें कि नहीं सरकार में बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो हम विपक्ष में तो है नहीं, मर्यादा है, तो उस मर्यादा का पालन हमको करना पड़ेगा। कहीं कुछ गड़बड़ी लग रही है तो सॉल्यूशन के साथ बताएं। सॉल्यूशन के साथ इसलिए बताएं कि हमारी नीयत यह न हो कि हमारी सरकार है, इसमें परिवर्तन सरकार करेगी तो जनता को लाभ होगा। अब हम सॉल्यूशन कुछ बता नहीं रहे हैं और सीधे हम बोलते जा रहे हैं, तो ये तो विपक्ष कर रहा है। तो विपक्ष का काम अलग होता है, और सत्ता में रहते हुए हम गठबंधन के ही पार्टनर हैं, तो हमारी मर्यादा होती है। उस मर्यादा कोई ना कोई लक्ष्मण रेखा तो होना चाहिए, तो उस लक्ष्मण रेखा के भीतर बात कीजिए। लेकिन हाँ, जहां लगे जनता के हित में कि सॉल्यूशन के साथ हम कुछ बता रहे हैं, तो बताने में भी नहीं चकना चाहिए। आपकी बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप बड़ी क्लैरिफाई चीज़ों को करते हैं, बहुत स्पष्ट तौर पर बात बोलते हैं। अब सर आते हैं काराकाट में शौक लग गया लोगों को, और मेरा सवाल सहज सवाल है सर। काराकाट में आप गए सर, आप वहाँ से पहले भी सांसद रह चुके हैं, वहीं से आप जीते, फिर मंत्री भी बने, बहुत सारा आपने काम भी वहाँ पर किया, लोगों का एक्सेस आपके पास था। क्या ऐसी बातें हो गई कि काराकाट जीतते जीतते रह गए, और अब क्या ऐसा करेंगे ताकि उस तरह की गलती ना हो, उस तरह से कोई परेशानी ना हो। देखिए, उसका बहुत विश्लेषण बार बार करना मुनासिब नहीं है। हाँ, इस दृष्टि से हमने कुछ बात पहले भी कही है कि जो कुछ भी हुआ काराकाट में, और सिर्फ काराकाट में ही एनडीए नहीं हारा, काराकाट के साथ साथ उस फेज में जहाँ जहाँ चुनाव था, एक आध छोड़कर लगभग सभी जगह एनडीए हार गया। तो अब उस इलाके में जिस रूप में परिणाम आया एनडीए के खिलाफ, और अभी नहीं, इसके पहले संयोग ऐसा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उसी इलाके में एनडीए का सफाया हो गया था। तो 2020 का अभी 2024 में लोकसभा का परिणाम, इसमें क्या गड़बड़ी हुई, इस नज़र से उस गड़बड़ी का विश्लेषण हमको करना चाहिए कि आगे वैसी गड़बड़ी न हो। फिर हम कहेंगे कि समस्या के साथ सॉल्यूशन की बात। हम गड़बड़ी का विश्लेषण इसलिए, गड़बड़ी हम इसलिए ढूंढेंगे कि आगे वैसी गड़बड़ी नहीं हो, ताकि अब विधानसभा चुनाव में फिर कहीं उस तरह की गड़बड़ी हुई तो उसका नुकसान हो जाएगा। और लोकसभा तो पूरे देश भर के लिए चुनाव था, तो देश भर में ठीक है, कुछ इलाके में एनडीए के उम्मीदवार नहीं जीत पाए, फिर भी देश में सरकार बन गई। लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसमें जहां खास करके शाहबाद का इलाका और कुछ मगध का इलाका, जहां पूरे तौर पे सफाया हो गया था एनडीए का पिछले चुनाव में, उसके बिना बिहार की सरकार बन सकती है क्या? वहां कंट्रोल करना जरूरी है, वहां एनडीए को जिताने की स्ट्रेटजी बेहतर बने, इसकी आवश्यकता है। हुआ अब सर आते हैं, क्योंकि चुनाव में मुद्दे एक से एक हावी हैं। फ्री बीज की एनडीए हमेशा विरोध में रहा है कि फ्री बीज की राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। बीजेपी भी इसके विरोध में रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश जी ने भी कई बार ये बातें कही हैं। लेकिन अब देखिए कि फ्री बिजली हो गई,
जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसे बढ़ा दिया गया है। कल भी कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, युवा आयोग का गठन हो गया और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो जो हमने कहा है वो सारी चीज़ें जो है एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार जो है वो नकल कर रही है। तेजस्वी यादव जी को भी मालूम है कि कोई बोले, उन्होंने भी कुछ कहा होगा, बात ठीक है, लेकिन करने वाली यही सरकार है। तो सरकार कर रही है, उनके कहने से नहीं कर रही है। सरकार जो महसूस करती है उसके जनता की भावना के हिसाब से सरकार करती है। और फ्री बीज का जहाँ तक सवाल है, उसमें आप बिजली वाले विषय को थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ जो सरकार ने किया, रसोईया के लिए बढ़ा दिया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की बात हुई, इसको आप उस रूप में नहीं ले सकते हैं। यह तो लोगों के लिए ज़रूरी है। और बिजली का भी अगर सरकार उस रूप में सक्षम है कि हम लोगों को कुछ बिजली फ्री दे सकते हैं, तो फ्री बिजली देने से और कई तरह का लाभ हो जाता है ना। उसका बाई प्रोडक्ट के रूप में बिजली लोग लेंगे तो उनकी सुविधा बढ़ेगी, सुविधा बढ़ेगी तो काम करने की क्षमता लोगों में ज़्यादा होगी। छोटा छोटा जो लोग धंधा कर रहे हैं उनको लाभ मिल जाएगा। तो दूसरे रूप में स्टेट को फ़ायदा हो जाता है। जीडीपी में कुछ न कुछ अलग से योगदान अतिरिक्त लोग जोड़ पाते हैं। तो इस दृष्टि से इसको देखिए तो बिल्कुल उचित किया है राज्य की सरकार ने, इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। चलते चलते सर मेरे 3-4 और सवाल हैं। अब 2-3 पीढ़ी हो गई है राजनीति की। अब नई पीढ़ी में देख लीजिए, तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, सम्राट चौधरी हैं, अभी नए नवेले आ गए हैं प्रशांत किशोर। और परिवारवाद की राजनीति का हमेशा आपकी पार्टी, आपने भी पहले विरोध किया है, नीतीश कुमार जी ने भी विरोध किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विरोध करते हैं, लेकिन इधर आपने निशांत कुमार को लेकर बयान दिया और फिर हुआ कि ये क्या है। तो सर मैं एक एक सवाल पूछूंगा। तेजस्वी यादव में क्या पोटेंशियल देखते हैं, सम्राट में क्या देखते हैं, चिराग जी में क्या देखते हैं, निशांत में क्या देखते हैं, और आना चाहिए कि नहीं निशांत को? नहीं, देखिए अब सबको एक साथ मिलाकर कुछ कहना, हम जनरल हिसाब से ही कहेंगे। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर सक्षम है, उसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, उसके अंदर योग्यता है और राजनीति में आना चाहता है, तो हमारा संविधान तो कहीं यह नहीं कहता कि कोई व्यक्ति इसलिए राजनीति में नहीं आ सकता क्योंकि उसके परिवार का कोई व्यक्ति पहले से पॉलिटिक्स में, उसको कोई मना कैसे कर सकता है? मना करना मतलब संविधान के विरुद्ध बात करनी हो जाएगी। तो मना तो कोई नहीं कर सकता। हाँ, उस तरह की योग्यता है कि नहीं, कॉम्पिटेंट है कि नहीं। अगर कॉम्पिटेंट है, वो किसी परिवार का हो, तो उसको आने में कोई बुराई नहीं है, आना चाहिए। अब लालू प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? लालू जी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है और प्रधानमंत्री मोदी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? प्रधानमंत्री जी, मोदी जी तो जो कहते हैं करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो कहते हैं वो करते हैं। और लालू जी की अच्छी बात यह मुझको नज़र आती है कि आप लाख उनका विरोध किए रहिए, लेकिन चीज़ों को भूल जाएंगे, व्यक्तिगत विद्वेष नहीं रखते हैं। ये लालू जी में खासियत है। और नीतीश जी में खासियत है कि नीतीश जी हमेशा डेवलपमेंट की चिंता करते हैं। हमने कहा ना कि जिस 2005 के पहले लोग निराश था, नीतीश जी आए तो उम्मीद बढ़ी, तो उस उम्मीद को अभी तक बनाए रखे हैं नीतीश कुमार जी। यह खासियत है उनकी। खासियत है बिल्कुल। सर, आपने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम अगर उठाया जाता है तो साथ साथ सॉल्यूशन होता है। कितने आश्वस्त हैं अपनी सरकार की वापसी को लेकर, और क्या कुछ ऐसा आप चाहेंगे कि जो अभी तक नहीं हुआ है वो 2025 में फिर नीतीश कुमार अगर वापसी करते हैं तो वो होना चाहिए? देखिए, आने का जहाँ तक मामला है तो 100% एनडीए की सरकार आएगी, क्योंकि जनता चाहती है। हम कोई एनडीए की बात नहीं कर रहे, हम पब्लिक की बात कर रहे हैं। हम लोगों के बीच रहते हैं, तो हर तरफ से, और आज तो ऐसा टेक्नोलॉजी सिस्टम आ गया कि आप ओपन है दुनिया, तो उसको देखकर हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि सरकार एनडीए की फिर से बिहार में आएगी। फिर में भी काम करने की जरूरत है। चलते चलते मेरा अंतिम सवाल सर, मैंने देखा है कि आप जब एचआरडी मिनिस्टर थे, आपने बहुत ही ऐसे ऐसे माइलस्टोन वाले फैसले लिए जिसका दूरगामी अब असर दिखने लगा है। अगर सरकार वापस आती है, और आपके अनुसार सरकार वापस आएगी, तो उपेंद्र कुशवाहा की क्या भूमिका होगी इस सरकार में? क्या आप चाहते हैं? नहीं, देखिए, भूमिका, हमारी पार्टी एनडीए में है, एनडीए का पार्टनर है, तो हमारी पार्टी भी
जो आगे सत्ता बनेगी वो सत्ता में मजबूत हिस्सेदार होगी, और मजबूत हिस्सेदार, ईमानदार हिस्सेदार के रूप में जनता के प्रति पूरे तौर पे लॉयल रहते हुए जो कुछ भी संभव होगा सरकार में हमारी भूमिका होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ भारत सरकार के पूर्व मंत्री, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया है और चुनावी अखाड़े में कूदने के लिए इनकी पार्टी भी तैयार है और ये पूरी तरीके से आश्वस्त है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार की वापसी हो रही है। अब देखने वाली बात होती है कि जनता की कसौटी पर साल 2025 में कौन खरा उतरता है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।